नई फिल्म आई है जो अभी फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, इन गलियों में। बहुत ज़बरदस्त इसका पूरा प्लॉट है और एक बहुत यूनिक मानिए इसका एक स्ट्रक्चर है। इसमें ऐसे लोग दिखते हैं आपको जो पर्दों पे, वैसे हिंदी पर्दे पे आपको कम दिखते हैं, लेकिन आसपास हमारे बहुत दिखते हैं। प्रोपेगेंडा सिनेमा ने इस दौर को बहुत मारा है, क्योंकि सिनेमा में भरोसा लोगों का उस लेवल पे भी कम हुआ है। ये स्थिति तब है सीमा जी, जब हमारा प्रधानमंत्री भी आजकल लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म का प्रचार करने लगा है। ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई। तो रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए कि पतीली से गर्म है। आज की तारीख में अगर कोई सेंसिटिव आदमी ईमानदारी से कोई बात कहेगा तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। अगर आप थोड़े बड़े नाम वाले हैं तो सरकार की जो मशीनरी है वो आपके पीछे पड़ जाएगी। अगर आप मध्यम नाम वाले हैं तो आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मतलब कोई होशो हवास वाला आदमी जो है, जो घर परिवार चला रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं कर सकता आज की तारीख में। वो पोस्टरवा पे आपका फोटो थोड़ा छोटा आ गया था, तो हम सारा पोस्टर फिर से छपवा दिए। ठीक है ना? अच्छा, अंदर की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नागपुर है। अबे पागल हो गया बे? ये जो है इनकी जो इमारत है, बॉलीवुड सिनेमा की जो एक भुरभुरी इमारत है, वो गिरनी शुरू हो गई और इससे बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो सबका नुकसान। नमस्कार, हेलो, सलाम। वायर के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ निर्देशक, फिल्म मेकर, फिल्म राइटर और कभी पत्रकार रहे अविनाश दास हैं। इनका ताल्लुक़ दरभंगा बिहार से है, फिर दिल्ली और फिर मुंबई में अब ये वहाँ रहते हैं और बेहतरीन काम है इनका। इनको अनारकली ऑफ आरा के फिल्म डायरेक्शन में हम लोगों ने देखा, तमाम इनके सीरियल्स और बहुत दिलचस्प थीम्स इनकी और काम इनका, जिसको हम लोग एक अरसे से देख रहे हैं। इनकी नई फिल्म आई है जो अभी फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, इन गलियों में। बहुत ज़बरदस्त इसका पूरा प्लॉट है और एक बहुत यूनिक मानिए इसका एक स्ट्रक्चर है। इसमें ऐसे लोग दिखते हैं आपको जो पर्दों पे, वैसे हिंदी पर्दे पे आपको कम दिखते हैं, लेकिन आसपास हमारे बहुत दिखते हैं। मतलब बहुत रियलिस्टिक इनका पोर्ट्रेयल है। कोई बड़ा आर्ट हाउस सिनेमा का इन्होंने वो नहीं किया है, लेकिन एक बेहतरीन स्टोरी हमारे समय की, हमारे युग की, 2025 की इन्होंने बयान की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश, और शुक्रिया वायर के साथ बातचीत करने के लिए, राजी होने के लिए। थैंक यू सीमा जी, इतने बिजी हफ्ते में। हाँ थैंक यू। एक तो हम द वायर के बहुत फैन हैं, क्योंकि इस समय में जो काम मेनस्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और आप लोग कर रही हैं, तो आप लोगों का तो ऋण है इस समाज पे, ऋण रहेगा बहुत लंबे समय तक। नहीं, आपकी ज़रा नवाजी है, और वायर तो हमेशा ये उम्मीद करता है कि हमारी इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग तो चाहते हैं कि एक ऐसा मीडिया एनवायरनमेंट, एक ऐसा पब्लिक स्पेस हो जिसमें हमारी ज़रूरत थोड़ी कम रहे। खैर, अविनाश, आपकी पहली ये वाली फिल्म जो हालिया फिल्म है, इस पे आते हैं। मैंने कल ही देखी, कल रात देखी। ये 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, और मैं एहतियात यहाँ पे बता दूँ कि इसमें कुछ स्पॉयलर्स होंगे। मैं कोशिश करूँगी स्पॉयलर्स ना दूँ ज़्यादा, लेकिन वो होंगे, स्वाभाविक है। इसमें एट द सेंटर ऑफ इट है एक हिंदू मुस्लिम शादी का, एक रोमांस का, उसका बहुत इसका रोल है जो बहुत सेंट्रल है इसमें। तो मुझे बताएं अविनाश, मेरा पहले ताल्लुक़ था कन्नड़ा सिनेमा से थोड़ा, उसमें कुछ निर्देशकों ने मुझे बताया कि, और ये बहुत पुरानी बात है, 1990 की बात है, 2000 की बात है, कि हम लोग इंटर रिलीजियस रोमांस इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि मसला हमेशा ये पड़ जाता है कि लड़की किस धर्म की और लड़के किस धर्म की। तो क्या आपको कभी इसका सामना करना पड़ा जब आपने चयन किया कि लड़की सब्बो होगी और लड़का हरिराम होगा? नहीं, देखिए क्या है कि हम सब दरअसल ऐसे ही सोचते हैं, है ना। हम जिस समाज से आते हैं, हम सब में से कोई भी जिस भी समाज से आता है, समाज का एक दबाव होता है कि भाई जाति में ही शादी करनी है, धर्म में ही शादी करनी है। लेकिन जब हम उस समाज को छोड़ करके शहर आते हैं कमाने के लिए, या अपनी दुनिया थोड़ी बड़ी बनाते हैं, तो रिश्तों के बारे में एक नई समझदारी भी हमारी विकसित होती है। और प्रेम जब होता है तो वो जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। लेकिन जब वो प्रेम शादी में तब्दील होने की बात आती है, तब बहुत कुछ दिखने लगता है, समाज को भी, धर्म को भी,
और जाति को भी। तो होता क्या है सीमा जी, जब हम क्रिएटिव आर्ट में चीजों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इन सबको, तो जो चीजें हो रही है समाज में वो तो एक मसला है ही, होना क्या चाहिए ये भी हमको कई बार देखने की जरूरत होती है। और दूसरा, मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि आप देखिएगा कि हमारी इसी फिल्म में जो मेन एंटीगोनिस्ट है वो अपर कास्ट का है, लेकिन लास्ट में एक न्यूज क्लिप में हमने दिखाया है कि उसको किसी ने हरा दिया है, वो जाटव है ना, दलित कम्युनिटी का है। तो इस तरह की चीजें हमको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। मैं आमतौर पे अपनी हर फिल्म में ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि दलितों का पर्सपेक्टिव हम लोग नहीं दिखा पाते सिनेमा में, जो माइनॉरिटीज है उसका पर्सपेक्टिव उस तरीके से सिनेमा में नहीं दिखा पाते। तो मुश्किलें मेरे सामने सोचने के लेवल पे नहीं है ना, सेंसर वेंसर की चीजें हैं, उससे हम लोग बहस करके डील कर लेते हैं, है ना, थोड़ा लड़ना पड़ता है लेकिन हम निकल जाते हैं उससे। मतलब आप कहने की अभी भी गुंजाइश है इस तरह के सब्जेक्ट के चयन की। आप में एक हनुमान गली है, एक रहमान गली है, और शायद इस फिल्म का पहले नाम था यू टर्न गली, यू शेप की गली। यू शेप की गली। तो नाम क्यों तब्दील किया आपने? नहीं, दरअसल नाम जो है ना, होता क्या है ना कि ये सब बहुत कॉमर्शियल आर्ट भी है एक तरह से सिनेमा, और कई सारे लोगों को बताया जाता है फिल्म का नाम, और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यू शेप की गली। आम जबान में लोग जो है उस तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, तो बहुत सारे नाम सोचे गए, तो इन गलियों में को हमने लॉक किया उस तरीके से कि इन गलियों। नहीं, बेहतरीन नाम है ये। जी जी। तो आपने जिस तरह से, जैसे आपने वो जाटा वाले उस इलेक्शन की बात की आपने, और तमाम इस तरह के कई पुट हैं इस फिल्म में, तो आपको हिम्मत कैसे आई ये सब्जेक्ट चूज़ करने में? क्योंकि हम लोग एक ऐसे सामाजिक मोड़ पे हैं, सियासी मोड़ पे भी हैं, जहाँ पे मोहब्बत की और प्यार की बात करना एक तरह से माना जाता है कि बुज़दिलाना बात है, ये गलत है, और ये मतलब एक तरह से प्रीमियम तो हेट पर ही है। और जबकि आप जो देख रहे हैं कि 11 राज्य हैं जहाँ पर लॉज हैं इस तरह के, जहाँ पर अगर आपने शादी की अपने धर्म के बाहर तो उस पर बड़े सीरियस वो हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास है एक राज्य में जहाँ पे आपको ये चीज़ें रजिस्टर करनी पड़ती हैं। तो उस संदर्भ में क्या ये इतना आसान था इस सब्जेक्ट का चयन? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था सीमा जी। दरअसल है क्या कि अगर मेरी फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये कोई आउटस्टैंडिंग सिनेमा नहीं किसी भी लेवल पे, है ना, एक साधारण सी कहानी जिसको हमने उस समय में कहने की कोशिश की जिस समय में इस कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत इस समाज को है। आप देखिए नागपुर में कल क्या हुआ, है ना, इसी तरीके से पिछले दिनों में यूपी और तमाम देश के शहरों में क्या हो रहा है। होता क्या है कि हम कहने का साहस कर नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है सिनेमा जिसको बनाने में पैसे लगते हैं, और पैसे जब लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसके नुकसान और फायदे पहले दिखते हैं, बाकी चीजें जिसको कहते हैं आप कमिटमेंट समाज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, तो वो थोड़ा पीछे चला जाता है। मतलब साहस तो करना पड़ेगा ना, ये साहस कोई अतिरिक्त किस्म की कोशिश नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, हमको ऐसी कहानी बनानी है, लेकिन मुझसे ज्यादा बड़े साहस की जरूरत उन प्रोड्यूसर्स की होती है जो इसमें धन लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं। तो मैं खुद से ज्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ, है ना, अपने लेखक से ज्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह की कहानी को चुना एक तरह से। तो मतलब है, यही मसला है बस। जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा कि इसमें एक तरह से बहुत साधारण, इसकी शायद खूबसूरती यही है कि इतना उल्लास है, इतनी नेचुरल सी बात है, और इतना बिल्कुल, एक तो ये बात इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए कि आपने हिंदी फिल्म गाने को रिस्टोर कर दिया। यानी अभी हम जो फिल्में देख रहे थे उसमें हिंदी फिल्म गाने की जो बिल्कुल एक प्राइमेसी थी, जो डबिंग होती थी, वो सब गायब था। वो एक बैकग्राउंड स्कोर की तरह जैसे हॉलीवुड फिल्मों में होता है उस तरह से कर दिया गया था। आपने इसमें बहुत उम्दा गाने लाए, और वो जो हीरो और हीरोइन है आपकी फिल्म के वो गा रहे हैं इसमें जम के, पूरा ग्रुप गा रहा है। तो उसकी ज़रूरत भी आपने क्यों महसूस की कि इस तरह के गाने आपको जमाने पड़ेंगे? नहीं, दरअसल क्या है कि मैं इस फिल्म को 60s और 70s में जैसी फिल्में बनती थी, है ना, उस तरीके से बनाना चाहता था।
और हमने कोशिश की और थोड़ा बहुत हम अचीव भी कर पाए। आप देखेंगे सिर्फ यही नहीं, हमारी फिल्म में हीरो और हीरोइन ने 2-3 बारी एक दूसरे का हाथ छुआ है, एक बार गले भी नहीं लगे। जो एक लोअर मिडिल क्लास जो मोहल्ला होता है ना, उस मोहल्ले में लड़का और लड़की के बीच जिस किस्म का व्यवहार होता है, उस व्यवहार को भी हमने समझने की कोशिश की। म्यूजिक मेरा अपना एक कमजोर नस है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो म्यूजिक हम भूल चुके हैं, खो चुके हैं, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, किस तरीके से किया जाए। मैं तो सोचता हूँ कि हम एक पूरी ऐसी फिल्म बनाएं जो 70s और 60s के एरा को समर्पित हो, है ना। तो जहां जहां मुझे मौका मिलता है मैं ये सब करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी की कड़ी में ये फिल्म भी है। आपने क्राफ्ट की जहाँ तक बात की कि एक साधारण है और एक थ्रोबैक है, एक ऑलमोस्ट जो बात कही जानी चाहिए 2025 में, लेकिन अंदाज़ बयां कुछ अलग है उसका। इसमें मुझे बहुत सईद मिर्ज़ा के नुक्कड़ की बहुत इसमें एक शैडो कहिए या उसकी रोशनी एक पड़ती हुई नज़र आई। क्या आप अपने कुछ इंस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो भारत एक खोज है, जो शख्स है जो बोलता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी शायद वो नागपुर कहता है, लेकिन वो सेंसर्स की बदौलत सुनाई नहीं दिया देखने वालों को। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उस तरह के कैरेक्टर्स और तमाम लोग, और एक तरह से हर व्यक्ति उसमें एक हीरो है और हीरोइन है उसका, तो उसके बारे में ज़रा बताइए आपके और इंस्पिरेशंस इस फॉर्म को चुनने में क्या थे। सीमा जी, हम लोगों का जो ओरिएंटेशन रहा है वो ऐसे ही नुक्कड़ों से निकल के हम बने हैं, ऐसे ही नुक्कड़ों ने हमें बनाया है ना। ऐसे ही नुक्कड़ों ने जो है हमारे भीतर लोकतंत्र के लिए एक आदर भाव जो है वो पैदा किया है। तो होता क्या है कि जब हम सिनेमा बनाने के लिए बंबई आते हैं, बंबई में कदम रखते हैं, तो शुरू में तो हम जहां से आए हैं वहां की जड़ों के साथ रहते हैं, और धीरे धीरे ये पूरी जो मतलब इंडस्ट्री का जो अपना चलन है ना, वो आपको थोड़ा बदलता भी है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लोकल इज ग्लोबल। आप जितना लोकलाइज होंगे, मैं हर जगह कहता भी हूँ कि ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि आप अपने में पॉप दे दो, बाकी जैज यूज करो, या ग्लोबली जो चीजें हैं इमोशंस उसको एक्सप्लोर करो, है ना। हमको लगता है कि जितनी छोटी से छोटी चीजों को हम छुएंगे वो उतना ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, जो भंगा के कैरेक्टर के बारे में आपने बोला है कि आज की तारीख में, आपने 2025 की बात की, आज की तारीख में अगर कोई सेंसिटिव आदमी ईमानदारी से कोई बात कहेगा तो उसके लिए इतना आसान नहीं है ना। उसके अगर आप थोड़े बड़े नाम वाले हैं तो सरकार की जो मशीनरी है वो आपके पीछे पड़ जाएगी। अगर आप मध्यम नाम वाले हैं तो आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाएगी। मतलब कोई होशो हवास वाला आदमी जो है, जो घर परिवार चला रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं कर सकता आज की तारीख में सिस्टम पे जो समाज में हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये कौन कह सकता है, और जिस पर लोगों को मतलब लोग तवज्जो भी नहीं दे पाएंगे और सिस्टम उनका कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। मैं अंडर इन्वर्टेड कॉमा उखाड़ पाने की बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगा, मुझे क्या लगा, बल्कि हमारी पूरी टीम को, जो राइटर हैं पुनर्वसु, है ना, कि भाई एक पागल के जरिए जो है ये बयान जो है हम कर सकते हैं। जो चीज हम सीधे किसी नॉर्मल किरदार के मुंह से नहीं कहलवा सकते, वो पागल के मुंह से कह सकते हैं। फिर सेट पे ही हमने एक्सप्लोर किया कि भाई ये एक रिदम, एक आर्क बनना चाहिए इस कैरेक्टर का। तो फिर भारत की खोज वाला जो मेटाफर है वो हमने जो है वो उसको यूज किया, और अभी लोगों को क्लिक भी कर रहा है, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग जी। तो जहाँ तक आपने कैरेक्टर्स की बात की, आजकल थोड़ी हिंदी सिनेमा के बारे में भी बात करना चाहूँगी। उसके पहले जो पहले मुस्लिम कैरेक्टराइजेशन एक होता था सिनेमा में वगैरह, तमाम मतलब कास्ट को भी स्टीरियोटाइप किया जाता था, महिलाओं को भी, लेकिन मुस्लिम कैरेक्टराइजेशन में एक ज़रूर एक रहीम चाचा या हबीब चाचा हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल टेररिस्ट में तब्दील हो गए कुछ जो उस तरह के कैरेक्टर्स होते थे। अब ऑलमोस्ट वो गायब हो गए हैं।
मतलब एक अलग ही तरह की दुनिया हो रही है। तो उसमें आपने जिस तरह के बड़े दिलचस्प, और आपके कैरेक्टर्स बॉल्ड नहीं हैं, वो शार्प भी हैं, जैसे वो शख्स है जब पटाखे फूट रहे हैं तो वो अपनी बात भी कह रहा है, तो उस पे क्या आपने आपने सोचा उसको, या वो बिल्कुल सहज रूप से वो नेचुरली हो गया कि आपने वो कैरेक्टराइजेशन किया, या उसके बारे में टीम को ज़्यादा सोचना पड़ा उन कैरेक्टर्स के बारे में? इस बारे में मेरा एक बहुत ठोस मानना है कि आप जैसे समाज को देखते हैं ना, और या आप समाज में जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने मतलब जीवन को लेकर के, अपने रहन सहन को लेकर के, अगर आप ईमानदारी से उस तरह की कहानी कहने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है ना। अच्छी बात यह है कि हमारी टीम के ज्यादातर लोग बड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, और जो अभी क्लीशे बनते जा रहे हैं सिनेमा, बाकी सिनेमा में जिस तरीके का पोर्ट्रे हो रहा है मुस्लिम भाइयों का, है ना, उससे अलग अगर हम एक कहानी में घुसने की कोशिश करें तो हमको बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है कि इस कैरेक्टर को हमको ऐसा बनाना है। अगर वो बहुत विलनिश बना रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा बनाना है ना। क्योंकि देखिए क्या है कि धार्मिक कट्टरता केवल एक कौम में तो है नहीं, हर कौम में है। उसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां भी पैदा होती हैं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता भी हर कौम में है। तो अब आम नजरिए से अगर उनको देखने, समझने और कहने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। टीम को अलग से कोई ब्रीफ देने की जरूरत नहीं है, सबकी आत्मा साफ है, सब ऐसे ही समाज को देखते हैं। ये कुछ नेता और कुछ सिनेमा वाले जो हैं वो अलग से हमको दिखाना चाहते हैं, तो हम एक नागरिक के बतौर हम नहीं देखना चाहते, और एक फिल्म मेकर के बतौर हम वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते। अविनाश, अंत में आपसे सवाल कुछ करना चाहूँगी हिंदी सिनेमा के बारे में। यानी कहाँ हिंदी सिनेमा दुनिया के सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला एक केंद्र, हॉलीवुड से आगे बिल्कुल डोमिनेट करता था वो पूरे डिस्कोर्स को, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो पटरी से उतर गया है। यानी नंबर ऑफ फिल्म्स जो बन रही हैं उससे अगर मयार से देखा जाए, जो ऑडियंसेस पहुंच रही हैं उनसे अगर उससे उसका तौला जाए, फिर कोमल नहाटा ने जिस तरह से बात की बल्क बुकिंग्स की, उस पे देखा जाए, अभी सुभाष घई कहीं बता रहे थे कि जिस तरह के का पैसा आ रहा है सिनेमा में और उसमें से जो शेयर स्टार्स ले रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से ऐसा दीवाने बिल्कुल क्लोज इन हो रही हैं। और मतलब क्या हो गया है हिंदी सिनेमा को इन अ नटशेल? ये देखिए, एक तो बहुत अच्छा सवाल है, और आपने जो सवाल किया है उसी में बहुत सारे जवाब भी आपने मतलब दे दिए हैं लगभग। होता क्या है कि मैं दो फैक्टर इसके लिए मतलब जिम्मेदार मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सिनेमा को केवल हम जो थिएटर के पर्दे हैं ना उसके हिसाब से अगर देखें तो सिनेमा थोड़ा रिड्यूस हुआ है, खासकर बॉलीवुड। लेकिन आप उससे अलग हट के देखें कि जैसे बहुत सारे ओटीटीज आए है ना, उसने सिनेमा का एक तरह से विस्तार भी किया है। मतलब किस्सा गोई जो है विजुअल मीडियम में, है ना, उसका विस्तार किया है, और लोग जो है थिएटर के बजाय बहुत सारा कुछ अपने स्क्रीन पे, जो उनका इंडिविजुअल स्क्रीन है वहां पे एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो कोविड के 2 साल ने हमको बहुत मारा, और लोग जो है मतलब जिसको कहते हैं सामुदायिकता, वो थोड़ी कम हुई, तो थिएटर को लेकर के वो उल्लास भी कम हुआ। तीसरा, खुद सिनेमा एक जिम्मेदार है। हमारा जो बॉलीवुड मिनिस्ट्री का सिनेमा है उसने बहुत आप समझिए कि ओवर द टॉप, मतलब जा करके जो नरेशन होता है ना, उस तरीके की कहानी जिसका कोई जुड़ाव जो है वो हमारे हर्ट से नहीं है, उस तरह की कहानियों को लेकर के जो है वो ज्यादा एक तरह से पेशबंदी की, गिरोहबंदी की, है ना। दूसरा, प्रोपेगेंडा सिनेमा ने इस दौर को बहुत मारा है ना, क्योंकि सिनेमा में भरोसा लोगों का उस लेवल पे भी कम हुआ है। ये स्थिति तब है सीमा जी, जब हमारा प्रधानमंत्री भी आजकल लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म का प्रचार करने लगा है ना। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि साउथ सिनेमा अभी ज्यादा उभर के सामने आया है, और बॉलीवुड सिनेमा जो है वो ढप से बैठ गया है। साउथ का सिनेमा क्यों मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट जो है वो नहीं घुसा,
है ना, उन्होंने घुसने नहीं दिया और बॉलीवुड सिनेमा को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट ने अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या है कि हम फिल्म बनाने से पहले हम फिल्म को बेच लेते हैं। अगर मेरी फिल्म इन गलियों के उदाहरण से समझें तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट किसी को पिच करता तो कोई कॉर्पोरेट या कोई ओटीटी इसको कंसीडर ही नहीं करता। हमने एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि भाई ये फिल्म बनानी चाहिए, तो ये फिल्म बनी। तो हमारा बॉलीवुड सिनेमा जब पहले चीजों को बेच देता है तो कंटेंट पर जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर है उसकी पकड़ नहीं रह जाती, फिर बाजार से वो नियंत्रित होने लगता है और स्टार्स जो है अपने तरीके से सिनेमा का नरेशन फिक्स करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि सिनेमा अगर इस जंजाल से, इस पूरे तिलिस्म से बाहर नहीं निकलेगा तो और बुरी स्थिति होगी हमारे बॉलीवुड सिनेमा की। तो इसकी काट क्या है, आपको क्या लगता है, क्या निकल पाएंगे? क्योंकि कभी कभी तो कहना नहीं चाहिए लेकिन भाई लाहौर सिनेमा को जैसे पहले समझा जाता था और कैसे वो ख़त्म हो गया, कभी कभी देख के डर लगता है कि ये सारी तमाम चीज़ें जो आ गई हैं कहीं ये जकड़ के ख़त्म तो नहीं कर देंगी सिनेमा को, कि या वो लेसन्स कुछ सीख सकता है साउथ से, केरला सिनेमा से या तमिल सिनेमा से? सीखना ही पड़ेगा। सीखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि नुकसान जो है वो उन्हीं का हो रहा है ना। अगर एक जमाने में 10,000 करोड़ रुपए लगते थे और 20,000 करोड़ रुपए आते थे, और अगर अभी 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं और 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं आ रहे हैं, तो नुकसान तो अंततः इंडस्ट्री का ही होगा ना। तो हो सकता है कि 2, 3, 4 साल लगे, लेकिन इस पूरे तिलिस्म से बाहर निकलना ही होगा। और हमको दूसरी भाषाओं के जो सिनेमा है वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। आप देखिए मलयालम फिल्में, आप देखिए तेलुगु फिल्में, आप तमिल फिल्में देखिए, कन्नड़ फिल्में देखिए, ऐसी भाषाएं जो है, पंजाबी है ना, पंजाबी फिल्मों ने अपना मार्केट बहुत बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो है इनकी जो इमारत है, बॉलीवुड सिनेमा की जो एक भुरभुरी इमारत है, वो गिरनी शुरू हो गई है और इससे बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो सबका नुकसान, उन स्टार्स का भी नुकसान है जो एक फिल्म में 50-50, 70-70 करोड़ रुपए लेते हैं, है ना। कल को 3 साल के बाद कोई फिल्म बनाने वाला नहीं होगा तो कहां से उनको पैसे मिलेंगे? अभी भी क्या ही रिलीज हो रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े आईनॉक्स है, ये है वो है, लेकिन रिलीज क्या हो रहा है? कुछ देखने को ही नहीं, अगर कोई चाहे भी जाके देखना तो। जी तो अविनाश, चलते चलते मतलब ये बताइए कि हर डायरेक्टर को, मतलब जाहिर सी बात है आपका क्रिएशन इट्स योर बेबी, आपकी फिल्म, उसमें कौन सा एक ऐसा सीन था जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, खूबसूरत या मुश्किल था आपको डायरेक्ट करना बतौर डायरेक्टर के, जो आपके दिल के सबसे करीब हो या जो सबसे चैलेंजिंग साबित हुआ हो, उसके बारे में ज़रा बताइए। एक सीन है हमारी फिल्म में, ईद का दिन है और हरिया जो है वो चला जाता है, बाहर में शब्बो का इंतजार कर रहा है। शब्बो अपने घर से निकलती है और हरिया की माँ उसका रास्ता रोक लेती है। वहां मेरे सामने, मैं दरअसल मेरी तमाम फिल्मों में जो स्त्री के किरदार है, हाँ, है ना, उनकी जो सोच और समझदारी है वो आमतौर पे पुरुषों से ज्यादा गहरी और ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ मुझे 2 स्त्री को आमने सामने रखना था और किसी को विलेन नहीं बनाना था। और शबनम जो कि अवंतिका रोल प्ले कर रही थी, अवंतिका जो कि भाग्यश्री जी की बेटी है, भाग्यश्री जिन्होंने मैंने प्यार किया में काम किया था, वो लड़की जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की है, अंग्रेजी में ही सारा उसका व्यवहार है, वो अवधि वाली हिंदी में कैसे बहुत सहज हो जाए और उसका जो पूरा न्यूआंस है वो निकल करके सामने आए, वो मुझे बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए करना था। और इसके लिए मैं पूरी तरह से मैंने झोंक दिया था अवंतिका में खुद के विजन को। और अब मुझे अवंतिका की तारीफ करनी होगी, उसकी दाद देनी होगी कि उसने कई टेक किए। जब तक मैं खुश नहीं हुआ, जब तक मैंने ओके नहीं किया, तब तक वो हारी नहीं, उसने किया, वो बहुत बेहतर किया। नहीं, ये बड़ा सही कहा आपने कि 2 विमेन का तो पोर्ट्रेयल वो हर तरह से बड़ा मुश्किल था और बहुत सेंसिटिवली वो किया आपने, और तमाम भाषाओं का भी उसमें जो योग है, तो बड़ी ज़बरदस्त आपने फ़िल्म बनाई एक ऐसे वक्त में, हर तरह से, मतलब भारत जहाँ खड़ा है और हिंदी सिनेमा जहाँ खड़ा है। तो इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, और सबसे ज़्यादा द वायर के लिए समय निकालने के लिए। नमस्कार।